हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि अभी हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा, डिसेंट्रलाइजेशन की पूरी हिस्ट्री के बारे में देखा कि प्री ब्रिटिशर्स क्या थे, ब्रिटिशर्स के टाइम पर उन्होंने कैसे लोकल गवर्नेंस का जो सिस्टम था उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, एंड आफ्टर कि आज के टाइम पर जो 73 और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया, उससे आज हमारा पूरा जो लोकल गवर्नेंस का सिस्टम है वो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी के नाम से भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं कि जो ये अमेंडमेंट हुआ इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या रखे गए। जो दोनों साइड के प्रोविजंस थे उनको हम देखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे। तो जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 एंड ऑफ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो 73 और 74 में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों में क्या क्या फंक्शनल डिफरेंसेस हैं, उन सब के बारे में आज हम देखेंगे। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है, इसको बोला जाता है रूरल लोकल गवर्नमेंट और इसको बोला जाता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। मतलब ये वाला जो एक्ट था वो किसके लिए था? फॉर पंचायती राज। मतलब जो विलेज लेवल पर जो सिस्टम बनाना था, विलेज लेवल पर रूरल एरियाज में, वो किसका बनाना था? पंचायती राज का। और जो अर्बन लेवल पर बनाना था वो किसका बनाना था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का। उसके बाद देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से पार्ट्स जोड़े गए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज के लिए जो पार्ट जोड़ा गया वो था पार्ट 9th। वो किसके लिए जोड़ा गया? एक पार्ट एक पूरा ऐड किया गया। वो किसके लिए किया गया? पंचायती राज के लिए ऐड किया गया। और पंचायती राज के अंडर ही एक और पार्ट ऐड किया गया, दैट इज पार्ट 9th A। ये किसके लिए ऐड किया गया? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के लिए किया गया। या हम ये बोल दें कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हुआ करती, अर्बन लोकल बॉडीज जिनकी शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं ULB, दैट इज अर्बन लोकल बॉडीज, उनके लिए जो पार्ट ऐड किया गया वो कौन सा ऐड किया गया? 9th A। देन जो शेड्यूल बना, एक शेड्यूल में क्या होता है? शेड्यूल में इनके फंक्शंस लिखे होते हैं कि ये फंक्शन क्या क्या करेंगे। तो जो शेड्यूल है वो कौन सा बना? 11th शेड्यूल बना। किसके लिए? पंचायती राज के लिए। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए जो शेड्यूल बना वो था 12th शेड्यूल बना। और इनको जो फंक्शंस दिए गए, जो पंचायती राज को टोटल कितने फंक्शंस दिए गए? 29 फंक्शंस दिए गए। 29 फंक्शंस दिए गए कि एक विलेज लेवल पर कोई भी पंचायत बनेगी तो वो पूरे विलेज के कितने फंक्शंस को संभालेगी? 29 फंक्शंस को संभालेगी। और वहीं अगर हम अर्बन लोकल बॉडीज को देखें तो वो कितने फंक्शंस देखेगी? उनको 18 फंक्शंस दिए गए। ठीक है। अब इसके बारे में हम इनके आर्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ये तो आपने देख लिया, पर कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से डील करते हैं। तो जो इसके जो आर्टिकल्स हैं वो है 243 टू लेके 243O। 243O, ये जीरो नहीं है, ये O है, अल्फाबेटिक वाला O है। तो 243 से लेके 243O तक आप जितने भी आर्टिकल्स देखेंगे वो किससे डील करते हैं? वो पंचायती राज का पूरा सिस्टम है उससे डील करते हैं। एंड जहाँ पे O खत्म होता है उसके बाद के जितने आर्टिकल्स हैं वो किससे डील करते हैं? 243P टू 243G, ये किससे डील करते हैं? ये सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से डील करते हैं। तो आइए हम इनके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं। तो जो सबसे पहला आर्टिकल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला आर्टिकल जो आता है 243A आता है। 243A क्या बोलता है? 243A बोलता है कि देयर विल बी अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल। कि क्या होगा? कि ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए विलेज लेवल पर। किसका ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए? पंचायती का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद जो आता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो होता है 243B। ये क्या बताता है? ये बताता है स्ट्रक्चर पूरा। किसका स्ट्रक्चर? पूरा जो पंचायती राज का स्ट्रक्चर होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है कि जो विलेज लेवल पर सबसे नीचे लेवल पर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत।
क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत। उसके बाद जो आता है, जो ब्लॉक लेवल पर आता है, जब 4-5 गांव को मिला के एक ब्लॉक बना दिया जाता है, उस लेवल पर आता है पंचायत समिति। उसको हम क्या बोलते हैं, पंचायत समिति। और जो सबसे ऊपर आती है एक डिस्ट्रिक्ट का, जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है जिसमें बहुत सारे गांव एक साथ मिलके आते हैं, उसको बोला गया जिला परिषद। ये सब आपको कौन से आर्टिकल में देखने को मिल रहा है, 243B में। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है वो आता है 243D। इसमें क्या बोलता है, वो इसमें बताता है कि रिजर्वेशन, इसकी जितनी भी सीट्स होंगी, चाहे वो ग्राम पंचायत में हो, चाहे वो पंचायत समिति में हो, चाहे वो जिला परिषद में हो, इसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात करता है। किस किस के लिए रिजर्वेशन, फॉर वुमेन, एससीज एंड एसटीज के बारे में रिजर्वेशन की कौन बात करता है, 243D बात करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आर्टिकल इससे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 243E। 243 आर्टिकल क्या बोलता है, इट टेल्स अबाउट द ड्यूरेशन, कि जो भी एक, चाहे पंचायत हो गई, चाहे एक समिति हो गई, चाहे एक जिला परिषद हो गई, वो कितने टाइम तक एग्जिस्ट कर सकती है। इट कैन एग्जिस्ट ओनली फॉर 5 ईयर्स, मतलब हर 5 साल बाद आपको दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो ये सारे तो आर्टिकल्स किसके थे, सारे हमारे पंचायती राज के आर्टिकल्स थे। उसके बाद जो मेन आर्टिकल्स है वो देखेंगे हम किसके, अर्बन लोकल गवर्नमेंट के। दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसका, वो आर्टिकल है 243Q। ये जो 243Q है, ये किसके बारे में बात करता है, ये स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, कि अर्बन लोकल बॉडीज का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो इसमें भी क्या बनता है, एक ट्राइंगल सा बनता है, जो कि सबसे नीचे क्या आते हैं, सबसे नीचे आती है नगर पंचायत। क्या आती है, नगर पंचायत। अब नगर पंचायत क्या होती है, नगर पंचायत वो ट्रांजिशनल एरियाज के लिए होती है। मतलब कुछ एरियाज ऐसे भी तो हैं जो अभी भी विलेज हैं, बट दे आर स्लोली ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अर्बन एरियाज। मतलब वो रूरल से धीरे धीरे किस में आ रहे हैं, अर्बन एरियाज में आ रहे हैं। तो उनको किसके अंडर रखा जाता है, नगर पंचायत के अंदर। तो इनको हमने क्या बोला, फॉर ट्रांजिशनल एरियाज। जो सेकंड आता है वो आता है म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल काउंसिल क्या होती है, ये स्मॉलर अर्बन एरियाज के लिए होती है। किसके लिए, स्मॉलर अर्बन एरियाज के लिए। मतलब कोई ऐसा एरिया जो कि अर्बन तो है, पर वो एरिया उसका, उसमें पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं, उसका एरिया छोटा सा है, तो वहां पर क्या बनाया जाएगा, म्युनिसिपल काउंसिल बनाया जाएगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसके लिए होती है, बिगर एरिया के लिए। जो बिगर अर्बन एरिया होगा वहां पर क्या बनाई जाएगी, वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाई जाएगी। तो ये सारा जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, 243Q। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है 243T। 243T क्या बोलता है, अगेन इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन किस किस को मिलेगा, रिजर्वेशन वुमेन को मिलेगा, एससीज को मिलेगा और एसटीज को मिलेगा। थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज 243U। ये क्या बोलता है, यस इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द ड्यूरेशन, कि जो भी ये हमारी नगर पंचायत होगी, म्युनिसिपल काउंसिल होगी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, जो इसकी ड्यूरेशन रहने वाली है वो कितने साल की रहने वाली है, सिर्फ 5 ईयर्स की रहने वाली है। तो 5 ईयर्स की इनकी क्या रहने वाली है, ड्यूरेशन रहने वाली है। नाउ ये सब तो क्या था, ये सब बता दिया गया कि भाई इनके फंक्शंस क्या क्या हैं और इनको काम क्या है, इनके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब बता दी गई। जो मेन डिसेंट्रलाइजेशन में हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि अगर इनको फाइनेंशियल पावर्स ना दी जाए, अगर इनको पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन ना किया जाए, तो क्या ये जितना भी ये सिस्टम बनाया गया है, क्या ये कुछ काम का है, नहीं। तो ये गवर्नमेंट इस चीज को भी बहुत अच्छे से जानती थी। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने इसके लिए इनको पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन दिया, इन दोनों को, कि मतलब जो भी इलेक्शंस होंगे वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। और वो इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी किसको दी गई, स्टेट इलेक्शन
कमीशन को। एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया, हर स्टेट का अलग अलग इलेक्शन कमीशन बनाया, जैसे कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन और आंध्र प्रदेश इलेक्शन कमीशन, राजस्थान इलेक्शन कमीशन, इन सब के अलग अलग इलेक्शन कमीशन बनाए गए और इनके अंडर जितनी भी विलेज पंचायत होंगी या जितनी भी म्युनिसिपल अर्बन लोकल बॉडीज होंगी, इन दोनों के इलेक्शंस को कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज, हमने क्या पढ़ा था? एक हमने पढ़ा था पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, सेकंड जो हमने पढ़ा था फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन। फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन मतलब मनी से रिलेटेड, फाइनेंशियल नीड से रिलेटेड जितनी भी पावर्स होंगी वो उनको कहां से मिलेंगी? तो ये सारी जो पावर्स इनको देता है वो कौन देता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है, बट इसके लिए एक बॉडी बना दी गई जो इस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओवरलुक कर सके, और उस बॉडी का नाम था स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो जो बॉडी बनाई गई पॉलिटिकली डिसेंट्रलाइजेशन देने के लिए, जो बॉडी बनाई गई दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन, और जो फिस्कल रिलेटेड फाइनेंशियल रिलेटेड जितने भी मैटर्स थे उनको ओवरलुक करने के लिए जो बॉडी बनाई गई दैट इज स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों के फाइनेंशियल मैटर्स को ओवरलुक करेगी। तो ये था हमारा पूरा 73 और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को ऐड किया गया। नाउ हम, ये 1992 की बात है एंड वी आर नाउ लिविंग इन 2026। हम अगर आज के लेवल पे ये सारे सिस्टम को देखें तो क्या ये सिस्टम उतना ही एफिशिएंटली वर्क कर रहा है? ये तो हम कह सकते हैं कि ये पहले से ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, बट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? क्या अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं? तो यस, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। अभी भी जो लोकल लेवल पर जो भी गवर्नेंस हो रहा है वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे कि अलग अलग प्रॉब्लम्स क्या है? जो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो प्रॉब्लम है फाइनेंस की। जैसे कि अभी हमने देखा कि हर एक स्टेट के पास अपने अलग अलग फाइनेंस कमीशन है, बट उन फाइनेंस कमीशन को होने के बाद भी जो नगर पंचायत होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई या जो पंचायत समिति हो गई, इनके पास, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चैलेंजेस के बारे में। इनके पास किस चीज की कमी रहती है? इनके पास सबसे पहले फाइनेंस की कमी रहती है। फाइनेंस मतलब दे डोंट हैव मनी। जो पीछे से स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो इनको फाइनेंस ही नहीं करती है, तो इनके जितने भी मेजर स्कीम्स होती हैं, जो डेवलपमेंट वर्क होते हैं, वो अच्छे से नहीं हो पाते। सेकंड इज कि जो भी यहाँ पे लोकल लेवल के गवर्नेंस पे जो भी पार्टिसिपेशन होता है वो किनका होता है? सिर्फ एलीट लोगों का होता है। किसका होता है? एलीट पीपल का। एलीट पीपल ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं इलेक्शन में। क्यों? बिकॉज इलेक्शंस आर नाउ, इलेक्शंस अब बहुत ज्यादा मनी ओरिएंटेड हो गए हैं, फाइनेंशियल पावर से ओरिएंटेड हो गए हैं, तो वो किनके होता है? सिर्फ एलीट लोगों के पास होता है। तो इसी वजह से वो सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पर ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी पर लोकल लेवल का पार्टिसिपेशन अभी भी नहीं आ पाया है। जो थर्ड चैलेंज हमें देखने को मिला वो चैलेंज था करप्शन का, कि लोकल लेवल पर अभी भी करप्शन है। जो ऊपर से पैसा आता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो थोड़ा बहुत पैसा देते हैं, वो भी अभी भी पूरा स्कीम्स में या डेवलपमेंट वर्क पे काम नहीं हो पा रहा है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और जो फ्लॉ देखा गया, एक और चैलेंज देखा गया, पर्टिकुलरली इन पंचायत, पर्टिकुलरली इन विलेज लेवल पर, वो देखा गया हमारा प्रधानपति की जो प्रथा चल रही है। प्रधानपति आपने सुना होगा, प्रधानपति। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अभी हमने देखा था कि पंचायत में भी और अर्बन लोकल बॉडीज में भी, दोनों में वुमेन के रिजर्वेशन के लिए प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो वहां पर क्या होता है कि जो वुमेन होती है, शी इज द ओनली, वो बनती है वो इलेक्शन करती हैं और वो बनती हैं प्रधान वहां की। बट जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं, जितने भी पेपर वर्क होते हैं, या हम ये कह लें कि प्रधान तो वो होती हैं, पर जो सारे काम करता है वो कौन करता है? उनका पति करता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो वुमेन का रिजर्वेशन है, जो गवर्नमेंट वुमेन के पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहती थी लोकल लेवल पर, वो भी कहीं ना कहीं हिंडर कर रहा है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। इनके साथ और भी सारे चैलेंजेस हैं जो कि अभी भी लोकल लेवल की डेमोक्रेसी को, लोकल लेवल की, जिसको हम बोलते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी, किसको क्या बोलते हैं हम? ग्रास रूट डेमोक्रेसी। यहाँ पर ये सारे चैलेंजेस अभी भी परसिस्ट करते हैं। नाउ अब इन चैलेंजेस का सॉल्यूशन क्या होगा? तो जैसे कि हम पिछले अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो पूरी सीरीज है हम उसमें पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। जैसे कि सेंट्रलाइजेशन का सॉल्यूशन क्या निकल के आया? डिसेंट्रलाइजेशन। तो इन सारे चैलेंजेस का भी गवर्नमेंट धीरे धीरे करके क्या कर रही है? इन सारे चैलेंजेस को भी एड्रेस कर रही है। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है
कि आपके पास डेली यूनिक चैलेंजेस आएंगे। कैसे चैलेंजेस आएंगे? डेली यूनिक challenges and you have to find daily unique solutions। आपके पास डेली यूनिक चैलेंजेस आएंगे और उन्हीं को आपको क्या देने हैं? सॉल्यूशंस देने हैं। और इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कोई भी एक चीज को इंप्लीमेंट करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, चैलेंजेस फिर भी रहते हैं। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो यहाँ पर हमारी जो यूनिट 2 है दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन वो एंड होती है। और नेक्स्ट वीडियो से हम लेकर आएंगे यूनिट 3 जो कि किसके बारे में है? दैट इज ऑल अबाउट बजट। जैसे कि अभी हमने पंचायती राज में देखा था कि भाई सबसे बड़ी जो लोकल लेवल पर जो कमी देखी जाती है वो किसकी देखी जाती है? फाइनेंस की देखी जाती है। तो हम नेक्स्ट यूनिट में समझेंगे कि एक्चुअली में भी बजट कैसे बनता है और फाइनेंस मिनिस्ट्री इनको कैसे पैसे एलोकेट करती है, नॉट इनको। जैसे सेंट्रल लेवल की स्कीम्स होती हैं वहां पर पैसे कैसे पहुंचते हैं, कैसे कैसे स्कीम्स के अलग अलग पैसे बांटे जाते हैं, इन सब के बारे में हम कब समझेंगे? अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज। थैंक यू वेरी मच।